सो हाय एवरीवन, कैसे हो? सबके सब अच्छे होंगे आई होप। सभी सब पढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 3। इस लेक्चर में बेसिकली हम काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दोनों को प्रॉपर वे में समझेंगे। पीडीएफ आपके ग्रुप पे मैंने अपलोड कर दी थी। ठीक है, उसी सेम पीडीएफ का यूज करके मैं समझाऊंगा, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, और बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा मैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है, पहले ये स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स की यदि मैं बात करता हूं, तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली क्या होता है कि काइनेमेटिक्स में मैं डील करता हूं विद वेलोसिटी, एस्केलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी मैं यहां पे जो होता है वो बेसिकली मोशन के बारे में डिस्कस करता हूं, लेकिन मोशन किस वजह से हो रहा है मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करता। यानी मैं यहां पे फोर्स के साथ डील नहीं करता, फोर्स के साथ मैं क्या नहीं करता, डील नहीं करता। यहां पे मैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एस्केलेशन कैलकुलेट करता हूं, उसको फोकस करता हूं। ठीक है, काइनेमेटिक्स में। वहीं पे जब हम बात करते हैं काइनेटिक्स की, तो काइनेटिक्स में क्या होता है कि हम हमें फोर्स, जो बॉडी मोशन हो रही है, मोशन किस वजह से हो रही है, वो मोशन का जो कारण है, जो कॉज है, जो प्रेजेंट है, वो किस वजह से होते हैं, फोर्स की वजह से होता है। तो उस फोर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। साथ में हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एस्केलेशन तो देखते ही है, लेकिन साथ में हम फोर्स के साथ भी डील करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल। अब बात करूं काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल पे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करता हूं। तो जो डिस्कस क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, है ना। क्वेश्चन इजी इन सेंस क्या कि आपको बस क्या होनी चाहिए, एक तो ये 3 फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, और जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती थी वो पता होनी चाहिए। काइनेमेटिक्स की क्या इक्वेशन होती थी, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि क्या क्या इक्वेशन होती थी काइनेमेटिक्स में। जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, कब, जब मेरा वेलोसिटी, या जब वेलोसिटी, एस्केलेशन, टाइम, इनके साथ जो रिलेशन होता है, और कब यूज करते थे मेरा एस्केलेशन कांस्टेंट होता था, वो होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फिर s इक्वल टू में हाफ u प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस 2as। तो दीज आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। जब मेरा एस्केलेशन कांस्टेंट होता था, और तब मुझे उसकी वेलोसिटी, किसी बॉडी की पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैं इन 3 इक्वेशन मोशन का यूज करता था। तो बस ये करना है, कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है काइनेमेटिक्स से बेस्ड, और हमें ये दिखता है कि या एस्केलेशन कांस्टेंट, तो ये वाली इक्वेशन परफॉर्म होगी, ये इक्वेशन यूज होगी, या फिर ये 3 इक्वेशन होगी। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, है ना। इस पे बेस कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये 3 इक्वेशन मोशन कब यूज होगी, ये जो 3 इक्वेशन है कब यूज होगी। देखो, कभी भी आपको ये देखिए रखियो, आपको कभी भी एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी की इक्वेशन देखी रखी हो, या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखी रखी हो, या एस्केलेशन की क्या देखी रखी हो, इक्वेशन देखी रखी हो। ना, मैंने बोला इक्वेशन देखी रखी हो, इट मींस कि कहीं ना कहीं हमारा एस्केलेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही तो कहीं ना कहीं एस्केलेशन चेंज होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी टाइम एस्केलेशन होता है। तो इन दैट केस जब मेरा एस्केलेशन वेरिएबल होता है, तब ये 3 इक्वेशन यूज करते हैं, लेकिन जब मेरा एस्केलेशन कांस्टेंट होगा तब मैं 3 इक्वेशन यूज करूंगा। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशन हमें याद है, v इज इक्वल टू में dx बाई dt, है ना। एस्केलेशन निकालना है तो dv बाई dt यूज करते हैं। और एक और फॉर्मूला हमें पता है कि जब भी मुझे वेलोसिटी और डिस्टेंस देके रखे हो और तब एस्केलेशन निकालना हो, तो a इज इक्वल टू में v dv बाई dx, ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन की जो समझते कहने का मतलब क्या है। देखो, क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो हमें बस एक जनरल फॉर्मूला, एक जनरल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मेरे वो कॉन्सेप्ट समझ लो और उसको अच्छे से लिख लो किसी पॉइंट कॉपी में। वो ये है कि कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन हो, तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेना। वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन हो तो डिफरेंशिएट करके एस्केलेशन निकाल लेना। एंड समटाइम्स वो आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे देगा और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, तो इंटीग्रेट कर देना। हमें एस्केलेशन की इक्वेशन दे दी और वेलोसिटी पूछी है, तो इंटीग्रेट कर देना। तो यहां पर मतलब क्या होगा, यहां हम डिफरेंशिएट करेंगे या हम इंटीग्रेट करेंगे, ये दो ही चीज करके क्या निकालेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो निकालेंगे।
तो वैसे दो चीज दिमाग में रखनी है कि या डिफरेंशिएट करने वाले हम या इंटीग्रेशन करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट कि हमें कैसा फॉर्मेट गिवन है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग या इंटीग्रेट करेंगे या डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या देखिए कि वेलोसिटी देखी रखी है और मुझे पूछा पोजीशन एंड एस्केलेशन। तो मेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछा है और मेरे से एस्केलेशन पूछा है। मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, और मुझे एस्केलेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। तो पहले मैंने डिफरेंशिएट किया, डीवी बाई डी टी चेंज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी जो मैं टाइम रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद 80t प्लस 2 आएगा। मुझे t इक्वल टू 3 सेकंड के लिए निकालना था, जब मैंने 3 सेकंड इस t की जगह डाला तो मेरा एस्केलेशन आ गया 56 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एस्केलेशन निकल गया। पोजीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मुझे dt को इधर लेके जाऊंगा तो मेरा ये बन जाएगा v dt और dx इधर, दो तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। तो मैंने बोला जब मेरा टाइम 0 होगा तो वैसे बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन में होगी, जब बॉडी चलना स्टार्ट होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। और किसी 3 सेकंड पर उसने x डिस्टेंस चल लिया होगा। तो क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि t के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है। तो इन अ वेरी इजी वे वी इंटीग्रेट दिस फंक्शन। इस वेलोसिटी फंक्शन को मैंने इंटीग्रेट करूंगा और आफ्टर पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मुझे यहां से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 90 मीटर। तो बस वो चीज दिमाग में रखनी है कि वेलोसिटी की इक्वेशन देखी रखी हो या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखी रखी हो या एस्केलेशन की इक्वेशन देखी रखी हो, हमें बस दो चीज परफॉर्म करनी होती है, या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। अकॉर्डिंग टू द नीड हमें जो निकालना है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, या डिफरेंशिएट करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, दिस इज माय डिफरेंशिएशन, दिस इज माय इंटीग्रेशन। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन की बनता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे बोला एस्केलेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी लीनियर पाथ में मूव करती है, लीनियर पाथ में मूव करती है, या वर्टिकल मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, जब एक लीनियर मोशन परफॉर्म करती है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। आगे हम कार्विलिनियर मोशन में बढ़ेंगे, जब वो कोई बॉडी कर्व पे मोशन कर रही है ना, कोई सर्कल कर्व था और कार इस तरीके से मूव हो गई, कोई कार थी और इस तरीके से क्या है वो इस तरीके से मूव हो रही है। तो जब भी कोई कार किसी कर्व पे मोशन होती है उसको कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल या कोई बॉडी, कोई रिजिड बॉडी कोई भी हो, जब वो एक लीनियर मोशन परफॉर्म करती है, ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करती है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो उसका मतलब ये पता लगे कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका एस्केलेशन देखिए रखा है माइनस का 0.05 v स्क्वायर। अब पहली बात तो ये माइनस का मतलब होता है कि वेलोसिटी एस्केलेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एस्केलेशन ये डी एस्केलरेट है ना, तो कहीं ना कहीं एस्केलेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, नेगेटिव मतलब कम हो रहा है। वेलोसिटी देखी रखी है एट x इक्वल टू 0, यानी 0 सेकंड पे, मतलब 0 डिस्टेंस पे आपकी वेलोसिटी गिवन 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट v इक्वल 50 सेकंड। कि जब मुझे तब पोजीशन निकालनी है जब उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी जब वो x इक्वल टू 0 पे था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। कहीं ना कहीं उसने ब्रेक मारा होगा, अब ब्रेक मारते मारते उसकी वेलोसिटी कम होगी और वो पोजीशन बताइए जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। पार्टिकल एस्केलेट एट x इक्वल टू 50 और पार्टिकल की वेलोसिटी बताना, पार्टिकल की एस्केलेशन बताना है एट x इक्वल टू 50 में। अच्छा, तो मेरे को क्या गिवन है, मुझे एस्केलेशन गिवन था, मुझे वेलोसिटी गिवन है एट x इक्वल टू 0। सबसे पहली बात जो मैंने बोली थी, जब मुझे एस्केलेशन गिवन हो और वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी हो, क्या मैं निकाल सकता हूं? मैंने बोला हाँ निकाल सकता हूं। फिर मैंने बोला यार मुझे वेलोसिटी गिवन है और मुझे पहले पार्ट में क्या बोला है कि मुझे पहले पार्ट में क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है। क्या एस्केलेशन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे एस्केलेशन गिवन है, वेलोसिटी की टर्म अंदर लिखी हुई है और पोजीशन निकालनी है, तो इन तीनों से एक रिलेशन पता है मेरे को। जब वेलोसिटी एस्केलेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो तीसरी इक्वेशन हमने पढ़ी थी, वो थी a इज इक्वल टू में v dv बाई dx। तो क्या किया मैंने, ये चीज लिख दी। अब मैंने क्या किया, dx उधर ले गया, v स्क्वायर को नीचे ले गया। तो देखो dv के रिस्पेक्ट में v है और dx है, तो कहीं ना कहीं जो वेरिएबल है वो बेसिकली एकदम एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर है, हम आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं। हमने इंडिकेट कर दिया। इंडिकेट करेंगे पहले लोअर लिमिट यूज करेंगे, यानी x इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये थी। मुझे 50 मीटर पर सेकंड पे चाहिए, तो मैं मान लिया कि 50 मीटर सेकंड पे उसकी वेलोसिटी, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x डिस्प्लेसमेंट होगा। आफ्टर इंटीग्रेशन वी कैलकुलेट दिस, x इज इक्वल टू में 5.745 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एट v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। जब उसकी वेलोसिटी 15 मीटर सेकंड होगी, एट दैट टाइम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा।
अच्छा, अब वेलोसिटी तो निकल गई, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था एस्केलेशन। तो एस्केलेशन निकालना है तो मैंने बोला 50 मीटर पे मुझे एस्केलेशन है, मैं 50 मीटर पे कितनी वेलोसिटी ये निकाल दूं कि जब वो 50 मीटर चल डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, एट दैट टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मिल गई। तो वेलोसिटी को जब मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे एस्केलेशन मिल जाएगा। मैंने बोला हाँ। तो वही चीज किया मैंने, क्या किया, यहां से ये उठाया, ये पिक किया मैंने, ये वाली इक्वेशन पिक करी। और इस इक्वेशन में क्या किया मैंने, इनिशियल तो पता ही है मेरे को कि मेरे इनिशियल वेलोसिटी 20 थी। मैंने फाइनल वेलोसिटी मतलब किसी टी टाइम पर जब उसका डिस्प्लेसमेंट 50 होगा तब मैंने उसकी वेलोसिटी v मान ली। जब इसको पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कहीं ना कहीं ये आएगा, ठीक है, इक्वल टू में x, ये x तो सही, ठीक है। जब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये माइनस 20 इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, क्योंकि मुझे एट x इक्वल टू 50 में निकालना था तो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 50 डाला। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 50, वो कितनी 1.64 मीटर पर सेकेंड, यानी 1.64 मीटर पर सेकेंड होगी उसकी वेलोसिटी जब वो 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। और वेलोसिटी मिल गई तो मुझे पता है मेरा एस्केलेशन किस पे डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी पे। तो इस वेलोसिटी पे कितना एस्केलेशन होगा तो इसकी इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एस्केलेशन मिल जाएगा, जो कि है माइनस का 0.1348 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो देखो मैंने इस पूरे इक्वेशन में जब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने कुछ नया फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने ये 3 फॉर्मूले यूज किए, है ना, मैंने 3 फॉर्मूले यूज किए। हाँ, इसको बस थोड़ा घुमा फिरा के यूज किया, बट यूज मैंने 3 फॉर्मूले किए। तो मैंने बोला काइनेमेटिक्स में यदि इक्वेशंस के साथ डील कर रहे होंगे, है ना, वो फंक्शन मतलब v का कोई फंक्शन दे दिया, x का कोई फंक्शन दे दिया, कोई फंक्शन दे दे तो हम ये 3 इक्वेशन को परफॉर्म करेंगे। और यदि वो नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें आपको वेलोसिटी दे दी पर्टिकुलर, एस्केलेशन दे दिया पर्टिकुलर, टाइम निकालना है, तो हम ये इस मतलब कहीं ना कहीं वो कांस्टेंट एस्केलेशन के पास डील कर रहा है और एट दैट टाइम हम ये 3 इक्वेशन क्वेश्चन का परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये वाला होमवर्क जरूर करना, इसको मैंने होमवर्क दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड की मैं बात करते हैं, कभी कभी एग्जाम में ना ग्राफिकली भी पूछा जा सकता है। ग्राफिकली मींस कि कभी आपको ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो मुझे क्या देता है, वो मुझे वेलोसिटी देता है। यानी जो dx बाई dt होता है यानी वेलोसिटी देता है कौन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। तो स्लोप मुझे क्या देता है, वेलोसिटी देता है। वहीं पे यदि मैं बात करूं तो वेलोसिटी टाइम कर्व की, यदि मैं बात करता हूं वेलोसिटी टाइम कर्व की, यानी मेरे को एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ देके रखा हुआ है, जैसे नीचे ये क्वेश्चन दिख रहा है नीचे, ये एक ऐसा मुझे एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिख रहा है। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे 2 चीज देता है। यदि मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालता हूं, स्लोप निकालना आता है ना y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो यदि मैं स्लोप निकाल दे तो मुझे क्या मिल जाता है, एस्केलेशन मिल जाता है स्लोप निकालने पे। लेकिन वहीं पर ही यदि मैं उसके अंडर का एरिया निकाल देता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक मेरा कर्व था, यदि मैं पर्टिकुलर इसका एरिया निकाल दूं, इस ट्रायंगल का एरिया या इस रेक्टेंगल का एरिया या इस ट्रेपेजियम का एरिया, तो जो मुझे अंडर का एरिया होता है फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल इस 30 से 50 यानी 20 सेकंड के लिए, वो पर्टिकुलर इंटरवल में आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ एस्केलेशन देता ही है, एस्केलेशन तो देता ही है फॉर अ पर्टिकुलर स्लोप। यदि हम स्लोप निकाल देता हूं एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, लेकिन साथ साथ एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर मुझे डिस्प्लेसमेंट भी देता है। यदि मैं उसके अंडर का एरिया निकाल देता हूं, भले वो रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, कुछ ही बन रहा है, मैं क्या निकाल सकता हूं, एरिया निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं, एरिया निकाल सकता हूं, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, जैसे मुझे ये सेम क्वेश्चन पिक करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या गिवन है कि आपको एक वेलोसिटी देके रखी है, यहाँ पे टाइम देके रखा हुआ है, कुछ पर्टिकुलर टाइम, कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स देके रखे हुए हैं, और यहाँ पे वेलोसिटी देके रखी हुई है 18 और 42 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मुझे बोला है कि डिस्टेंस एट टी इक्वल टू 50 सेकंड, कि 50 सेकंड पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है, और मुझे और क्या भी ड्रॉ करना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एस्केलेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा, देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक रफ पेज ले लेता हूँ, बिकॉज आगे इसमें स्पेस नहीं है, तो मैं इसी को रफ कर लेता हूँ अच्छे से। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करना है।
तो मेरे को दो चीज पता है, पहला कि जो मेरा वीटी ग्राफ होता है वो मुझे अंदर का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है, तो मुझे टाइम इक्वल टू, यानी मुझे यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, ये सेकेंड्स होगा, मुझे यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला टाइम इक्वल टू 0 से लेके टाइम इक्वल टू 50 सेकेंड तक का एरिया निकाल देता हूं, क्योंकि मुझे एरिया क्या देता है, मेरे को मैंने बोला जो एरिया देता है मुझे क्या देता है, मुझे डिस्टेंस देता है। तो मैंने क्या किया, मैं एरिया निकालूंगा। तो क्या मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 20 इंटू हाइट कितनी है 18, ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। प्लस फिर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 10 इंटू 18, प्लस ट्रेपेजियम की क्या एरिया होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड ये 18 और ये 42, तो 18 प्लस 42 और इंटू हाइट इट्स 20। तो आई थिंक इन तीनों को हम ऐड करने पे क्या हम आफ्टर कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेटर के थ्रू क्या हम निकाल सकते हैं, मैंने बोला हाँ, इसको निकाल करके सपोज करो कुछ डिस्टेंस निकल के आ गया, ये बस ये लगाना आना चाहिए कि कैसे मुझे एरिया कैलकुलेट करना है उस अंडर का एरिया, ठीक है। जैसे मैं एरिया डिस्प्लेस पे निकाल दूंगा, अब मेरे को क्या बोला कि मुझे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है। अब डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो जो जब भी डायग्राम ड्रॉ करना हो तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि यदि वेलोसिटी वेलोसिटी यदि स्ट्रेट लाइन है, मैं यहां प्रॉपर लिख देता हूं कि जब भी कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो क्या होगा, यदि हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एस्केलेशन के बीच में कर्व बनाना हो कि क्या बनेगा, तो यदि वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी क्या है स्ट्रेट लाइन है, यदि वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है तो एक्स क्या होगा पैराबोला और एस्केलेशन क्या होगा कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी का जो कर्व है यदि वो स्ट्रेट है तो कहीं ना कहीं एस्केलेशन क्या होगा कांस्टेंट, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी हमें क्या देता है एस्केलेशन देता है, और पैराबोला एक्स क्या होगा हमारा पैराबोला। तो मैंने बोला वैसे ड्रॉ किया, मेरे को ड्रॉ करना है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 20 सेकेंड के लिए, फिर 30 के लिए और फिर 50 के लिए। मैंने बोला ठीक है, सबसे पहले मैं यदि इस वाले को एरिया निकालूंगा तो क्या मैं ये वाला एरिया निकाल सकता हूँ, मैंने बोला हाँ इसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या आएगा एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लो, सब कुछ एरिया कुछ क्या एरिया कैलकुलेट होकर आया होगा। सपोज करो एरिया आया x1 एरिया कैलकुलेट होकर आया, और जो एरिया का वो हमें क्या देगा, वो हमें डिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा ना, वो डिस्टेंस देगा, तो हमें डिस्टेंस मिल गया x1। अब ये इसका कर्व कैसा बनेगा, तो मैंने बोला यदि हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी जो मेरी वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, ये वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, यदि वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है इस इंटरवल में, तो डिस्प्लेसमेंट कर्व कैसे बनेगा, मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट कर्व कैसे मिलेगा पैराबोला, तो इस तरीके से पैराबोला बनेगा। उसके बाद इन दैट टाइम वहीं पर ही हम एस्केलेशन का कर्व भी ड्रॉ कर लेते हैं, वहीं पे भी हम क्या कर लेते हैं एस्केलेशन कर्व भी ड्रॉ कर लेते हैं, एस्केलेशन का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा हो गया एस्केलेशन, यहाँ पे हो गया मेरा टाइम, और यहाँ पे मैंने मान लिया 20, यहाँ पे मैंने मान लिया 30 और यहाँ पे मैंने मान लिया 50। जब मेरा वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है तो मेरा एस्केलेशन क्या कांस्टेंट होगा, तो इस तरीके से मैंने कांस्टेंट लाइन ड्रॉ कर ली। फिर यदि मेरा एस्केलेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि एस्केलेशन कांस्टेंट सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एस्केलेशन कितना होगा जीरो, एस्केलेशन कितना होगा जीरो, तो एस्केलेशन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है डीवी बाई डी करेंगे, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा जीरो, तो एस्केलेशन कितना होगा जीरो। अब यदि ये कांस्टेंट है तो फिर ये क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्ट्रेट लाइन, इसका एरिया निकाल देंगे, किया यानी फिर से स्ट्रेट लाइन आई, फिर से स्ट्रेट लाइन आई, तो एस्केलेशन क्या होगा कांस्टेंट, कुछ मान लो कुछ मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है, y2 माइनस y1 यानी यहां वाला 42 माइनस y2 माइनस y1 18 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इस तरीके से हम एस्केलेशन निकाल देंगे, मतलब बेसिकली स्लोप निकाल देंगे, ठीक है। सपोज करो कुछ मैग्नीट्यूड आया होगा कैलकुलेट करके, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, मतलब सॉरी यहाँ ड्रॉ कर लिया बिकॉज यहाँ पे तो जीरो ही है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ओके। तो वही सेम चीज, क्योंकि यदि वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो कर्व बनेगा वो क्या बनेगा कांस्टेंट बनेगा, वहीं पर ही यदि यहाँ पे होगा तो क्या बनेगा, कैसे कर्व बनेगा पैराबोला बनेगा, तो इस तरीके से पैराबोला बन जाएगा, और फिर इसे ज्वाइन कर देंगे हम, ठीक है, इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे।
तो बस ये चीज दिमाग में रखनी है। एरिया हम निकाल सकते हैं, वो तो हमें नॉर्मल एरिया निकालना आता है या एस्केलेशन निकालना आ सकता है, लेकिन कर्व बनाते वक्त हमें क्या चीज दिमाग में रखनी है, हमें ये चीज दिमाग में रखनी है कि यदि वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन होगी तो एक्स में हमेशा पैराबोला बनेगा और एस्केलेशन हमेशा कांस्टेंट बनेगा, और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एस्केलेशन कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, ये माना, ये भी हमें अब भी ये ना पैराबोला ही होगा, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये भी पैराबोला होगा। भले ही हमारा एस्केलेशन, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एस्केलेशन तो जीरो होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो अभी भी पैराबोला ही होगा। क्या होगा? पैराबोला होगा, पैराबोला होगा, पैराबोला पैराबोला। तो भले ही वेलोसिटी कांस्टेंट है, भले ही वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोला बनेगा। दैट्स इट, दिमाग में रखना, ठीक है। आई होप ये वाला कर्व आप बनाने सीख गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं काइनेमेटिक्स पे। काइनेमेटिक्स में अभी हम देख रहे थे कि वेलोसिटी डील कर रहे थे, एक्सेलरेशन डील कर रहे थे, है ना, या टाइम से डील कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम फोर्स के साथ भी डील करेंगे और साथ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ भी डील करेंगे। कैसे डील करेंगे देखते हैं। अब क्योंकि वेलोसिटी, जैसे मुझे पता है कि फोर्स क्यों आया, क्योंकि जब हम किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो उसका मोमेंटम में चेंज होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स गिव माय वेलोसिटी, और इट्स गिव माय एक्सटर्नल फोर्स या फिर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स हमें देता है ना। जो वेलोसिटी में चेंज आया है तो मोमेंटम में चेंज आएगा, और मोमेंटम में चेंज आएगा तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे क्या देता है, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स, जो कि एक बॉडी पर एक्ट हो रही है ना। और वहीं पे हमें क्या मिला कि नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ में पता है। एक टर्म जो नहीं हमें अभी इंट्रोड्यूस करी है या मैं बताना चाहूंगा वो है डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। ये डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल है क्या? बेसिकली देखो, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है कि डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल कुछ नया नहीं है। जो न्यूटन का सेकंड लॉ था उसने उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया और उसको बना दिया डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। कहने का मतलब ये है, मुझे पता है मेरा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एस्केलेशन। डी-एलेम्बर्ट ने बोला इस माइनस ए को यहां लेके आ जाओ, एम ए को यहां लेके आ गया और इस तरीके से लिख दो। इसने बोला जो मेरा नेट रिजल्टेंट फोर्स है, यदि मैं उस नेट रिजल्टेंट फोर्स के अंदर इस मास इंटू एक्सेलरेशन को बोलते हैं इनर्शियल फोर्स, यानी एम ए is treated as inertial force when added with a negative sign to the other force resultant। यानी जितनी भी रिजल्टेंट फोर्स थी उसके अंदर यदि मैं वो इनर्शियल फोर्स सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, है ना, तो वे क्या बन जाती है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाती है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन बन जाती है। यानी ये न्यूटन का सेकंड लॉ को यदि मैं मास इन इक्वेशन को एक तरफ लेके आ जाता हूं, उस पूरे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, उसने डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल ने उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जैसे हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं कि यार यदि एक बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, सपोज कोई ये बॉडी है और ये बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है और एक बॉडी वर्टिकल भी मूव कर रही है, तो डी-एलेम्बर्ट ने बोला कि ये जो मेरी जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन को हॉरिजॉन्टली अलग लगाना, वर्टिकली अलग लगाना। यानी जब वो हॉरिजॉन्टली मूव करोगा तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स होंगे, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स होंगे उन सबका सम करना माइनस मास इनटू एस्केलेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल, वो लिखना। और जब वर्टिकल के साथ डील कर रहे होंगे तो वर्टिकल फोर्सेस का सम, और फिर जो एस्केलेशन लेंगे वो वर्टिकल लेंगे कि वर्टिकल के अलोंग उसका एस्केलेशन क्या होगा। तो बस ये दो इक्वेशन हमें दिमाग में रखनी है, और आई थिंक इन दो इक्वेशन का यूज करके क्या कर देंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन आएगी ना, तो काइनेमेटिक्स कोई भी इक्वेशन आ जाए, हम ये इक्वेशन का ये वाला फोर्सेस, ये वाले फोर्सेस एंड काइनेमेटिक्स की ये इक्वेशंस को यूज करके हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है उसके स्टेप्स देख लेते हैं और फिर अप्रोच करेंगे। देखो, जब भी काइनेमेटिक्स पे क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन कैसा भी हो, भले वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ हो, सरफेस पे रखा हुआ हो, टेंशन हो या ब्लॉक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर हमें ड्रॉ करना है काइनेमेटिक्स डायग्राम। ये क्या होता है, ये होता है कि हमें ये बताओ कि बॉडी किस डायरेक्शन में एस्केलेट कर रही है ना, उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, ये पता होना चाहिए, है ना, कि एक्चुअली जब किस डायरेक्शन में बॉडी एक्चुअली मूव कर रही है, और जिस डायरेक्शन बॉडी मूव कर रही होगी उसके एस्केलेशन उस डायरेक्शन में होगा। तो एस्केलेशन किस डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, पता होनी चाहिए।
और जैसे ही आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, सारे फोर्सेस को मार्क कर लिया, एस्केलेशन में पता लग गया, न्यूटन का सेकंड लॉ, या उसको डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल बोलना चाहो तो डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल बोल लो, या फिर किसी को हो सकता है कि किसी ने क्लास 12th में न्यूटन का सेकंड लॉ उसको ज्यादा अच्छा लगता है और उसने बहुत अच्छे से क्वेश्चन परफॉर्म किए हुए, तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है, तो आप न्यूटन के सेकंड लॉ को अप्रोच करके कि नेट फोर्स निकाला, उसको मास इंटू एक्सेलरेशन में पुट कर दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं, कोई नया यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यूज कर सकते हैं हम विद काइनेमेटिक्स इक्वेशन को भी हम यूज करेंगे। काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि देखो मुझे क्वेश्चन में हमेशा तब भी देके रखा होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊंगा तो यहाँ पे या वेरिएबल होगा फोर्स या एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। अब यदि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो कहीं ना कहीं मुझे उस एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, वो मैं काइनेमेटिक्स से कैलकुलेट कर लूंगा। यहाँ पे जो मुझे एस्केलेशन मिलेगा, इस एस्केलेशन का यूज करके मैं यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पे मुझे फोर्स मिल जाएगी। कभी भी हो सकता है एट द सेम टाइम मुझे यहां से एस्केलेशन मिल गया तो मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन पुट करके वहां पे जो वेरिएबल है वेलोसिटी, या जो वहां पे वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट कर सकते हैं इन अ वेरी इजी वे, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि यार एक इंक्लाइन सरफेस है जिसका एंगल 15 डिग्री है और हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस ब्लॉक को, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, और इसलिए जो फोर्स है ये हमारा क्या है, इसका वेट है, वेट यानी mg के बराबर है ना, क्योंकि मतलब जो हमारा वेट होता है हमेशा डाउनवर्ड लगता है, तो उसमें 500 न्यूटन जो गिवन है इसलिए वो वेट है जो कि नीचे डाउनवर्ड लग रहा है। मुझे इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है 20 मीटर पर सेकंड और मुझे फ्रिक्शन फोर्स भी गिवन है, कहीं ना कहीं इस सरफेस पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस टाइम एट रेस्ट, यानी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, ऊपर से वो जब आ रही होगी धीरे 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 कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी पता है मेरे को, मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है और मुझे टाइम निकालना है। तो यदि मुझे एस्केलेशन मिल गया तो मुझे साफ साफ देख रहे हैं मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन परफॉर्म कर सकता हूं। अब वो एस्केलेशन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे। अब देखो न्यूटन का सेकंड लॉ कैसे यूज करेंगे, उसके लिए सबसे पहले बनवाया हमने फ्री बॉडी डायग्राम। जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे पता है इस वेट का दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक बनेगा हॉरिजॉन्टल, एक बनेगा वर्टिकल, mg cos थीटा और mg सॉरी mg sin थीटा और mg cos थीटा, और एक नॉर्मल जो कि ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे जब मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊंगा तो इसलिए कितनी फोर्सेस है, मैंने बोला एक तो वर्टिकल फोर्सेस भी है और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी है। तो पहले मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल के लिए, फिर न्यूटन का सेकंड लॉ लगाऊंगा वर्टिकल के लिए। तो मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया वर्टिकल के लिए। वर्टिकल के लिए क्यों लगाया, क्योंकि मेरे वर्टिकल के पास कितनी, मेरे पास वर्टिकल कितनी फोर्सेस है, मैंने बोला वर्टिकली मेरे पास फोर्सेस है ये, एक तो नॉर्मल, एक नॉर्मल है और माइनस करके cos 15 डिग्री, एक ये दो मेरी क्या है रिजल्टेंट फोर्सेस है ना, नेट फोर्सेस अलोंग द वर्टिकल। नेट फोर्सेस निकाल दी, इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एस्केलेशन। मास तो बॉडी को पता है, लेकिन एस्केलेशन क्या है, तो मैंने बोला बॉडी जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, वर्टिकल थोड़ी मूव कर रही है, नहीं, तो वर्टिकल एस्केलेशन कितना होता है जीरो, तो वर्टिकल एस्केलेशन जीरो हो जाएगा। तो इन दैट केस यहां से मैं नॉर्मलेशन कैलकुलेट कर सकता हूं, यस कैलकुलेट कर लिया, 482.96 न्यूटन आ गया। नाउ अब क्या करना है, जैसे मुझे यहां से नॉर्मलेशन मिला, अब मैंने जो न्यूटन का सेकंड लॉ था वो मैंने अप्लाई किया अलोंग द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या किया, हॉरिजॉन्टल पर जितनी भी नेट फोर्सेस थी सब निकाली, तो जो नीचे वाली फोर्स उसको पॉजिटिव और जो उसकी अपोज डायरेक्शन होगी उसको नेगेटिव फोर्स लिया। तो जो एम वेट यानी mg cos सॉरी साइन थीटा था, थीटा कितना 15 डिग्री, तो 500 साइन 15 डिग्री नीचे की तरफ तो पॉजिटिव और अपोजिट में कौन है नेगेटिव में फ्रिक्शन फोर्स, तो म्यू के इंटू एन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पे जो काइनेमेट, यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो यू के लेंगे, इक्वल टू मास इंटू एस्केलेशन। यहाँ पे एस्केलेशन है वो डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा, मुझे यहाँ पे नॉर्मलेशन पता है, म्यू के पता है, मास पता है, तो कहीं ना कहीं मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ और मुझे यहां से क्या मिल गया, हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन मिल गया, ठीक है, क्योंकि माइनस का 1.25 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ये मिल गया। जैसे मुझे हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन मिला, मैंने यहाँ पे लगा दिया काइनेमेटिक्स की इक्वेशन। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मेरी इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है और मुझे निकालना टाइम, तो v यू प्लस एडी में क्या मैं ये लगा सकता हूं, मैंने बोला हाँ, पुट करने पे यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूं,
यस, और फिर मैं लगा दूंगा थर्ड इक्वेशन मोशन, जिससे मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल जीरो है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्सेलरेशन पता है, कैलकुलेट करके क्या निकाल सकते हैं 160 इसमें डिस्प्लेसमेंट। तो हमें बस ये चीज सीखनी है कि हमने कैसे हम काइनेमेटिक्स को और काइनेटिक्स को, यानी फोर्सेस को और काइनेमेटिक्स तीन इक्वेशन को साथ साथ लेके सॉल्व कर रहे हैं। यदि ये करना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, हम अप्रोच करना सीख जाएंगे। सबसे पहले बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। एक बार हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, उसके बाद हमें क्या लगाना है, न्यूटन्स की इक्वेशन लगानी है, एक बार हॉरिजॉन्टल लगाना, एक बार वर्टिकल लगाना। फिर देखो उसमें वेरिएबल क्या है, यदि सिर्फ एक्सक्रेशन वेरिएबल है तो वहां से एक्सक्रेशन गेट करना और पुट इन द काइनेमेटिक इक्वेशन और वी गेट द वेरिएबल जो कि हमें निकालना है, ठीक है। रेक्टिलिनियर के लिए लगाया, अब हम लगाने वाले हैं कर्विलिनियर के लिए। कर्विलिनियर मोशन क्या होता है, जब वो एक कर्व में बॉडी मोशन करती है। फॉर एग्जांपल एक कार थी, है ना, ये बॉक्स जैसी एक कार है, कार इस कर्व में मोशन कर रही है। जब वो मोशन करती है तो ऑब्वियसली जब वो बॉडी इस तरीके से मोशन करती है तो कहीं ना कहीं वो एक पर्टिकुलर सेंटर होता है, उस सेंटर के अबाउट क्या है, ये एस्केलेशन, ये बॉडी मोशन कर रही है। ऑब्वियसली जब बॉडी मोशन कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके एस्केलेशन होगा, उसके दो एस्केलेशन होंगे, एक वर्टिकल एस्केलेशन, एक हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, जिसमें ऊपर वाली बॉडी में था। अब उधर क्या था, उधर हमें पता था कि हॉरिजॉन्टल को हम एक्स बोलता था, वर्टिकल को मैं ए वाई बोलता था। लेकिन जब बात करते कर्वीलिनियर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन, जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है ना, तब वहां पे जो एस्केलेशन बोलते हैं, वहां पे दो एस्केलेशन होते हैं, एक होता है नॉर्मल एस्केलेशन, एक होता है टेंजेंशियल एस्केलेशन। यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को इन्होंने नाम दे दिया टेंजेंशियल एस्केलेशन और नॉर्मल एस्केलेशन। जो एस्केलेशन हॉरिजॉन्टल होगा उसको मैं बोलूंगा टेंजेंशियल एस्केलेशन, जो एस्केलेशन वर्टिकल होगा उसको मैं बोलूंगा नॉर्मल एस्केलेशन, ठीक है। तो कुछ नया एस्केलेशन नहीं है ये, नॉर्मल और टेंजेंशियल कुछ नया नहीं है। जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल था उसको इन्होंने एक नया नाम दे दिया टेंजेंशियल और नॉर्मल। जब भी कर्वीलिनियर मोशन आएगा तो मुझे पता है मेरे पास एक टेंजेंशियल एस्केलेशन होगा, एक नॉर्मल एस्केलेशन होगा। इनका फॉर्मूला भी करो, कभी भी क्या होता है वो आपको नॉर्मल एस्केलेशन नहीं देगा, आपको वेलोसिटी दे देगा। तो वेलोसिटी पता है डिवाइड बाय रेडियस, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वी स्क्वायर बाय आई करके मैं नॉर्मल एस्केलेशन निकाल सकता हूं। और टेंजेंशियल एस्केलेशन बताना चाहिए डीवी बाई डी होता है, टेंजेंशियल एस्केलेशन होता है डीवी बाई डी होता है, ठीक है। तो नॉर्मल एस्केलेशन कभी कभी ना दे, आपको वेलोसिटी दे दे, तो वी स्क्वायर बाई आर करके क्या निकाल सकते हैं हम, नॉर्मल एस्केलेशन कर सकते हैं। अब ये आर क्या है, आर मैंने वही बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्वेश्चन इजी होगा तो वो सीधा रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन कभी क्या दे देता है वो ना, इस कर्व की, ये जो कर्व है ये कहीं ना कहीं पैराबोला बनता है, इस पाथ का वो इक्वेशन दे देता है, y इज इक्वल टू मेरे को समथिंग इक्वेशन दे देगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन नीचे देखो तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा और बोलेगा इस कर्व है, ये जो कर्व है इस कर्व की इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू माइनस का 3 एक्स और माइनस का 4 एक्स स्क्वायर। तो कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन दे दे जिसमें हम आपको पाथ दे दे, इन दैट केस हमें रेडियस निकालना है तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। उस y का क्या करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x और उसका एक बार डबल डिफरेंशिएट करो और फिर इस तरीके से फॉर्मूले में कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और पावर 3/2 लगा देना ऊपर वाले में, ठीक है। तो दोनों तरीके से तैयार रहना है ना। एग्जाम में ये नहीं कि सिर्फ हमें रेडियस गिवन होगा, हो सकता है कभी कभी आपको पाथ दे दे तो ये फॉर्मूला लाना तो हम अप्रोच कर सकते हैं, वरना फिर हम यहीं पे स्टक हो जाएंगे, आगे मूव ही नहीं कर सकते बिकॉज हमें रेडियस पता नहीं है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन परफॉर्म करता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एट दिस इंस्टेंट डिटरमाइन द रिएक्शन फोर्स रिसीव फ्रॉम द ग्राउंड, आल्सो डिटरमाइन द थ्रस्ट फोर्स डेवलप इन द इंजन। ऑब्वियसली बॉडी जब आगे जा रही है तो कहीं ना कहीं थ्रस्ट फोर्स आगे की तरफ लग रही होगी, उसने बोला नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट करो। तो मैंने एक अच्छे से डायग्राम बनाया, मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन थी। सबसे पहले मेरे जो स्टेप से मैंने उस स्टेप फोकस किया। मेरा पहला स्टेप था कोई भी क्वेश्चन है, कैसे भी क्वेश्चन है, कोई भी मोशन है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो फर्स्टली वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ किया। इस तरीके से बॉडी मोशन कर रही है, जब वो बॉडी यहां पर होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो उसकी मुझे पता है कि उसका दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल एक्सेलरेशन में 80 बोला तो मैं m इंटू 80 लिख दिया, हॉरिजॉन्टल को ये लिख दिया, वर्टिकल को क्या लिख दिया m इंटू an, ठीक है। ये तो मैंने एक्सेलरेशन को मार्क किया।
मेरे को पता है एक मेरा फोर्स नीचे तरफ लग रहा है जो कि मेरा वेट है 10 न्यूटन है। तो वेट तो गिवन है ना, वेट तो गिवन है। अब ये जो 10 किलो न्यूटन है ना, ये हमें पूरा हमें वेट गिवन है। तो यदि आपको मास निकालना है तो 10 के को डिवाइड कर देना 10 से, तो क्या आ जाएगा 1000 ग्राम वेट आ जाएगा। एक फोर्स नीचे की तरफ है, ये सरफेस भी इस पे एक नॉर्मल एक्शन लगाएगा जो ऊपर की तरफ है, और एक टेंशन फोर्स, सॉरी थ्रस्ट फोर्स, जो कि बॉडी को, कार को सामने क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करवा रही है। ठीक है, जैसे मैंने मार्क किया, नाउ वी यूजिंग द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मैंने बोला सबसे पहले मैं फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सक्लूशन लगाऊंगा अबाउट द वर्टिकल, एंड अगेन द नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल। तो जब मैंने वर्टिकल फोर्सेस अप्लाई करी तो नेट वर्टिकल फोर्स कितनी थी, मैंने बोला एक न्यूटन था और एक वेट जो कि नीचे तो लग रहा है 10 के, इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलेशन। कौन सा एस्केलेशन यूज करेंगे, नॉर्मल एस्केलेशन यूज करेंगे, और नॉर्मल एस्केलेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एस्केलेशन गिवन नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे एक एस्केलेशन तो गिवन है। देखो कभी भी आपको एस्केलेशन गिवन होगा ना, तो हमेशा आपको ये टेंजेंशियल एस्केलेशन गिवन होगा। कभी भी क्वेश्चन में आपको कभी भी नॉर्मल एस्केलेशन नहीं देगा, हमेशा टेंजेंशियल एस्केलेशन देगा, क्योंकि नॉर्मल एस्केलेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी देके रखी होगी, क्योंकि वेलोसिटी गिवन है, कहीं ना कहीं हमें नॉर्मल एस्केलेशन निकालने के लिए वो बोलेगा, या वो इनडायरेक्टली बोल रहा है, चाहे वी स्क्वायर बाई आर से कैलकुलेट करो आप। और सिंस हमें रेडियस नहीं पता, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, वाई माइनस डीवी बाई डी टी, उस एक्स को, उस वाई को एक्स के इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, फिर नीचे वाले को डबल डिफरेंशिएट करेंगे, और इस तरीके से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से। माइनस आ रहा है लेकिन माइनस को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे आर की। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू, जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी मिल गई। अब मैंने बोला यार वेलोसिटी, ये वेलोसिटी बेसिकली मैंने उसकी वेलोसिटी को ये निकाला है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आ रही थी ना, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया पहले तो। ठीक है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने इस वेलोसिटी को यहाँ पे पुट किया, जैसे मुझे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड मिली, मैं पुट कर दिया, रेडियस मुझे मिला, मैंने यहाँ पुट कर दिया, मेरा नॉर्मल रिएक्शन एक वेरिएबल था, तो क्या मैं नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ, सब चीज वैल्यू पता थी। आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यूज मेरे को यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मिल गई, और मुझे बोलना सबसे पहले कि आपको नॉर्मल रिएक्शन, यानी जो सरफेस फोर्स लगा रहा है, जो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, उस रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे मैंने वो रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर ली, इतनी आगे। अब एक बार मैंने क्या लगाया था वर्टिकली, अब मैं लगाऊंगा हॉरिजॉन्टली। तो नेट फोर्स अबाउट हॉरिजॉन्टल, तो मैंने बोला एक ही है, हॉरिजॉन्टल में थ्रस्ट फोर्स, जिसको टी से डिनोट किया, मास इनटू एस्केलेशन, और टेंजेंशियल एस्केलेशन गिवन था 2 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट कर दिया, थ्रस्ट फोर्स भी आ गया। तो देखो हमने दो मोशन परफॉर्म किए, है ना, अभी तक हमने कार्विलिनियन मोशन परफॉर्म किया, हमने रेक्टिलिनियन मोशन परफॉर्म किया, लेकिन हमने कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं किया। जो मैंने बोला था कि मैं सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन, अब यहाँ पे तो कोई जरूरत नहीं पड़ी इक्वेशन मोशन की, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं कोई टाइम या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, बट इनकेस बोलता भी तो मेरे पास एस्केलेशन पता था, मैं एस्केलेशन का यूज करके कहीं ना कहीं मैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन परफॉर्म कर सकता था, उसको लगा सकता था। द मेन थिंग इज कि मुझे सिर्फ क्या आनी चाहिए, मुझे ये दो फोर्सेस पता होनी चाहिए, मोशन कोई भी है, इन दो फोर्सेस को लगाना आना चाहिए, और काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बतानी चाहिए, दैट्स इट। कोई भी क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये परफॉर्म होने के बाद अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, वर्क एनर्जी मेथड। वर्क एनर्जी मेथड क्या होता है, देखो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन तरह के मेथड होते हैं। एक होता है जो भी हमने देखा न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक हो सकता है वर्क एनर्जी मेथड, और दूसरा होता है इंपल्स इक्वेशन मेथड। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले वर्क एनर्जी मेथड। तो वर्क एनर्जी मेथड में सबसे पहले देखते हैं वर्क डन क्या होता है। वर्क डन वैसे पता होता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसलिए एफ डॉट एस होता है, तो एफ एस कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब पहले मैं इस मेथड के बारे में बता देता हूं कि मेथड का यूज क्यों करना है। देखो मेथड का मुझे यूज करना है काइनेमेटिक्स को कैलकुलेट करने के लिए, यानी मुझे क्या गिवन होगी, बॉडी में बहुत सारी फोर्स गिवन होगी,
और उन फोर्सेस को कैलकुलेट करना होगा, तो मैं काइनेमेटिक्स यानी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा वर्क एनर्जी मेथड। और ये वर्क एनर्जी मेथड यूज करूंगा तो उसमें मैं यूज करूंगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जो कि क्या बोलती है कि जो मेरा नेट वर्क डन है, जो मेरा नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन मतलब क्या होता है कि एक बॉडी पे जितनी भी फोर्स लग रही है, कौन कौन सी फोर्स हो सकती है, वो स्प्रिंग फोर्स हो सकती है, वेट जो फोर्स लग रही है उसका वर्क डन, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, यानी जितनी फोर्सेस है सबका वर्क डन कैलकुलेट कर लो, और उसका जो सम होगा वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी हम न्यूटन का सेकंड लॉ ना यूज करके मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। बस क्या करना है, बॉडी में जितनी फोर्स लग रही है सबका वर्क डन निकाल दो, और नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दो। एक क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं तो समझ आएगा। उससे पहले ये दो टर्म्स है, ये दो टर्म का मतलब क्या है, पहला क्या, पावर क्या होती है, पावर होती है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी उसने कितना वर्क डन किया एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर, वो हमारे क्या कहलाता है, पावर कहलाती है, जिसको ड्यू बाई डी टी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर होती है वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो क्या मैं वेलोसिटी फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूं, मैंने बोला हाँ, तो इंस्टेंटेनियस को मैं फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकता हूं। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इंटू 100। ठीक है, ये तो बहुत बार पढ़ा हुआ है यार एफिशिएंसी का फॉर्मूला। क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। क्वेश्चन ये बना है कि मुझे बोला है एक ब्लॉक है और इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक है जो कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज हो रहा है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इट स्लाइड डाउन ऑन अ रफ सरफेस, सरफेस रफ है तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। डिटरमाइन द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग लगी है, जब ये यहाँ पे आएगी धीरे 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 ऐसे आएगी, आते 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 फिर इस पे स्प्रिंग पे फोर्स लगेगी और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी। लेकिन कंप्रेस करते करते एक पर्टिकुलर ऐसा इंस्टेंट आएगा जहां पर जा करके उससे जब नीचे से आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करिए, फिर जब उसको कंप्रेस करेगी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जाके वो रुक जाएगी। तो मैंने मान लिया उसने एक्स कंप्रेस किया होगा और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना, 1600 न्यूटन मीटर। अब यहां पे सबसे पहले तो मुझे पता है मुझे वर्क एनर्जी यूज करना है, यानी मुझे सभी पहले बात तो जब भी ऐसा वर्क एनर्जी मेथड में क्या होता है, हम सबसे पहले जितनी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का वर्क डन निकाल लेते हैं, कितनी फोर्स हमें प्रेजेंट है। तो मैंने बोला एक तो स्प्रिंग फोर्स प्रेजेंट है, क्योंकि इसलिए जब स्प्रिंग को यहाँ पे पुश करेगा तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट में एक फोर्स लगाती है, तो एक स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होगा। फिर फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन फोर्स का भी वर्क डन होगा, मैंने बोला हाँ फ्रिक्शन फोर्स का भी वर्क डन होगा। एंड आल्सो और किसका वर्क डन हो सकता है, मैंने बोला वेट mg, वेट का भी वर्क डन होगा। सबसे पहले मैंने तीनों को वर्क डन निकाला, क्योंकि ये तीनों को वर्क डन मिल गया तो तीनों का वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, mg के लिए वर्क डन निकाला। तो जब भी हम वेट का वर्क डन निकालते हैं तो वेट का वर्क डन क्या होता है, वर्क डन ऑफ वेट क्या होता है, माइनस का mg इंटू एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू वर्टिकली वो कितना नीचे आया वो हाइट होती है। तो मैंने बोला ब्लॉक अभी यहां पर है, ब्लॉक कहीं ना कहीं x डिस्टेंस यानी यहां पे आ गया होगा, यहां पर आ गया होगा। तो वर्टिकली वो कितना नीचे आया वो मैं क्या देता है, वो मैं हाइट देता है। तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, पाइथागोरस लगा करके यहां पे हाइट निकाल दी, क्योंकि मुझे mgh मुझे वर्क डन निकालना है वेट का, तो मेरा बराबर होता है mgh, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम जब हम वेट की वजह से जो वर्क डन होता है वो कैलकुलेट करते हैं तब। ठीक है, यहां से मैंने हाइट निकाल दी। वी ऑल नो कि मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। फाइनली बॉडी जाके रुक रही है तो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, जीरो। टोटल वर्क डन निकालते हैं। टोटल वर्क डन के सबसे मैंने निकाला वर्क डन फॉर वेट, वेट के लिए वर्क डन कितना होगा, mg इंटू एच, माइनस क्यों नहीं आया, देखो माइनस कब आता है, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी फोर्स कर रही है, फोर्स कहां लग रहा है, मैंने बोला फोर्स नीचे तो लग रहा है। वेट का दो कंपोनेंट ब्रेक के लिए, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो कहीं ना कहीं वेट नीचे की तरफ लग रहा है, बॉडी डिस्प्लेस भी नीचे की तरफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो तो वर्क डन तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं ना। अपोजिट डायरेक्शन में होता है तब हम नेगेटिव लेते हैं, जैसे यहाँ पॉजिटिव आ गया mg इंटू हाइट, यहां से मैंने ये निकाल दिया वर्क डन बाय द वेट। फ्रिक्शन फोर्स के लिए निकाला, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगी
बॉडी नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो मैंने बोला वो यहां से यहां तक, यानी टोटल 600 प्लस एक्स डिस्टेंस कवर किया उसने। तो ये हो गया मेरा पूरा फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से मैंने फ्रिक्शन फोर्स को भी क्या निकाल दिया, वर्क डन निकाल दिया। फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, नॉर्मलेशन क्या होगा, ओब्वियसली नॉर्मलेशन जो होगा वो निकाल सकते हैं। नॉर्मलेशन किसके बराबर होगा, 30 cos 30 के, ठीक है। और कितना डिस्प्लेसमेंट चला, पहले 600 चला और फिर एक्स डिस्टेंस चला कंप्रेस करते हुए। स्प्रिंग फोर्स का निकाला। जब मैं बात करता हूं स्प्रिंग फोर्स के लिए, तो स्प्रिंग फोर्स को क्या होता है, हाफ के फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल कितना होगा, 0 होगा, फाइनल कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। जब मैं कैलकुलेट करूंगा आफ्टर दैट मुझे क्या मिल गया, वर्क डन बाय द के। के की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, के हमें गिवन होगा, स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है। मुझे मिल गया स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, तीनों का मैंने वर्क डन निकाल दिया। अब तीनों का वर्क डन क्या होगा, मैं नेट वर्क डन करूंगा, तो जो नेट सम होगा वो क्या बराबर, किसके बराबर होगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने बोला बॉडी स्टार्ट भी 0 से हुई थी, और जब वो एंड हो रही है, वो रेस्ट में जाके रुक रही है, तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 0। तो इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू में नेट वर्क डन कर देंगे। और यहाँ पे मेरा क्या वेरिएबल है, मेरा एक्स वेरिएबल है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट द वैल्यू, दो वैल्यू मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज ये समझनी है इस क्वेश्चन को करते वक्त, वो ये है कि जब हम मेथड सोच रहे हैं कि हाँ मुझे वर्क एनर्जी मेथड का यूज करना है, तो आपके दिमाग में स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कि यदि वर्क एनर्जी मेथड यूज कर रहे हैं तो मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, इनिशियल निकाल दो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। उसके बाद जितनी फोर्सेस गिवन है उस सभी फोर्सेस का वर्क डन ले लो, और फिर नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर पुट कर दो, वहां पे जो भी वेरिएबल प्रेजेंट हो, भले वो फोर्स प्रेजेंट हो या फिर वो डिस्टेंस प्रेजेंट हो, उसकी वैल्यू गेट कर लो, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इंपल्स मोमेंटम मेथड। पहली बात तो इंपल्स क्या होता है, देखो इंपल्स होता है कि जैसे हम अभी तो आईपीएल बहुत चल रहा है, तो जब बैटमैन शॉट मारता है एक पर्टिकुलर टाइम, यानी एक छोटे से इंटरवल के लिए, छोटे से टाइम के लिए जो लार्ज फोर्स लगता है उसको इंपल्स कहते हैं, है ना। यानी एक छोटे से सेकंड्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो लार्ज फोर्स, एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा फोर्स एक्ट होता है उसको इंपल्स कहते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्ले, फोर्स इनटू टाइम होता है वो इंपल्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फोर्स हमारा वेरी कर रहा होता है, जैसे फोर्स वेरी करता है, तो इन दैट केस इंपल्स क्या हो जाता है, हम इंडिकेट कर देते हैं, है ना। T1 से T2 के लिए इंडिकेट कर देते हैं, और फोर्स, वेरिएबल फोर्स इनटू dt, ठीक है। इंपल्स समझ आ गया, ठीक है। अब इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन कैसे करते हैं, ये मतलब क्या है, देखो मतलब ये है, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन ये बोलती है कि एक बॉडी पर फोर्स एक्ट हो रही है, तो क्या करो, उन सभी फोर्सेस का इंपल्स निकाल दो, है ना। जितनी भी फोर्सेस गिवन है उन सभी फोर्सेस का इंपल्स निकाल दो, और जो नेट इंपल्स होगा वो बराबर कर देना चेंज इन मोमेंटम के। जैसे वहां पे था ना कि जो नेट वर्क डन था वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। यहां पे क्या होता है, जो नेट इंपल्स होता है वो नेट इंपल्स के इसके बराबर रख दो, चेंज इन मोमेंटम के बराबर पुट कर दो, है ना। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ओके, ठीक है, बिल्कुल सी बात है, ठीक है। मास में कॉमन ले लिया इस तरीके से। एक क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं कि यार ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इक्वेशन कैसे परफॉर्म करनी है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे पता है मैं क्वेश्चन को तीन तरीके से अप्रोच कर सकता था। काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, या न्यूटन के सेकंड लॉ से, या वर्क एनर्जी थ्योरम से, या फिर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से। तो हम ये दो मेथड देख चुके हैं, अब हम देखेंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से कैसे क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं, या क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन गिवन है, जब भी क्वेश्चन गिवन हो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जब भी यदि हमारे दिमाग में ये है कि मुझे इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन, है ना, इस क्वेश्चन को, काइनेमेटिक्स क्वेश्चन को। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमने, देखो अभी हमने वाला क्वेश्चन लिया था, जैसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन था, कहीं ना कहीं जो सेम था, वेट, एक बॉडी वेट एक्ट हो रहा था, बॉडी नीचे स्लाइड हो रही थी। मैंने बोला मैं इसको सॉल्व करूंगा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से।
क्यों? क्यों इस वजह, बिकॉज कभी भी ये थी कि आपको टाइम के साथ गेम खेल के रखा हो, या क्वेश्चन में टाइम के साथ रिलेशन गिवन हो, या टाइम बता के रखा हो, तो उस दैट इन दैट केस हम वहां पे इंपल्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंपल्स में क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, कहीं ना कहीं टाइम का वो दिखता है ना, टर्म वो टाइम की आती है, तो कहीं ना वो पिक्चर में आ जाएगा हमारे टाइम, तो कहीं ना कहीं हम इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन ज्यादा प्रेफर करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद क्योंकि मैं इंपल्स मोमेंटम लगाना, तो पहले मैंने इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, है ना, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर जितनी फोर्सेस सारी फोर्सेस को मार्क कर लिया, है ना, क्योंकि फोर्सेस को मार्क करूंगा तभी तो मैं सारे इंपल्स निकाल पाऊंगा, ठीक है। सबके फोर्स मार्क करके मैंने क्या निकाल दिया, इंपल्स निकाल दिया, और इंपल्स निकालने के बाद क्या कर दिया, फिर मैंने यूजिंग इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन परफॉर्म किया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यार हमारा एक ब्लॉक है जो कि स्लाइड कर रहा है, जिसका मास 50 kg है और 30 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल है। इस बॉडी पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरीके से एक्ट हो रही है, ठीक है। मुझे बोला है वेलोसिटी फाइंड करना है 4 सेकंड के लिए आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी वो रेस्ट से स्टार्ट हुई और 4 सेकंड बाद, यहां पे टाइम इक्वल टू 0 होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पे मैंने क्यों बोला कि मुझे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगानी है, इंपल्स में वेलोसिटी आती है, मैंने बोला हाँ, ओ सॉरी, इंपल्स मोमेंटम में वेलोसिटी आती है मोमेंटम में, और टाइम आता है इंपल्स में। तो मुझे टाइम के साथ और वेलोसिटी और टाइम के बीच में कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, तो मैं यूज क्यों नहीं करता इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। इसे देखो, हर देखो 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड में कोई मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्वेश्चन की क्या नीड है और क्वेश्चन को हम किसी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम परफॉर्म करते हैं या प्रेफर करते हैं कौन से मेथड को हम पहले प्रायोरिटी दें, जिसको पहले अप्लाई करें अपने क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे मुझे वेलोसिटी निकालनी थी और टाइम गिवन था, तो मैंने बोला सीधा मैं मोमेंटम यूज करता ना, है ना। तो मैंने क्या निकाला, मुझे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, मुझे फाइनल निकालनी है। सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, को तो निकाल देंगे। मैंने फोर्सेस सारी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सारी फोर्सेस को मार्क कर लिया, नॉर्मलाइजेशन इधर, वेट को रिजॉल्व कर लिया, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। ये जो 200 वाला था इसको भी थोड़ा रिजॉल्व भी कर लिया मैंने, इसको भी रिजॉल्व कर लिया, है ना। इसका एक कंपोनेंट मैंने यहां रिजॉल्व कर लिया, एक वर्टिकल रिजॉल्व कर लिया, और मास इनटू एस्केलेशन, फ्रिक्शन फोर्स है उसलिए नीचे है तो फ्रिक्शन फोर्स भी प्रेजेंट है, और क्योंकि बॉडी नीचे तरफ मूव करी तो कहीं ना कहीं बॉडी की जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है। सारी चीजें मार्क कर ली। सबसे पहले हमने क्या यूज करी, क्योंकि बॉडी सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, वर्टिकल तो मूव नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा वर्टिकल। तो वर्टिकल का जितने भी नेट फोर्स थी वर्टिकल के लॉन्ग, एक नॉर्मल एक्शन थी, एक 500 cos 30 था और एक 250 sin 30 था, इन सबको ऐड कर दिया, उसको 0 रख के वहां से नॉर्मलेशन कैलकुलेट कर लिया मैंने, क्योंकि बॉडी वर्टिकल मूव नहीं कर रही है, तो मतलब वर्टिकल नेट फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, वहां से मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे निकाला अप्लाई इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या बोलता है, 4 सेकंड के लिए राइट साइड मेरा क्या आएगा, राइट साइड आएगा मोमेंटम, इनिशियल 0 है, फाइनल कितना है, मास इनटू v स्क्वायर इक्वल टू मोमेंटम। और जब मैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा रहा हूं तो मैंने बोला जितनी फोर्सेस है, कितनी फोर्सेस है, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है, एक हमारी ये mg वाली फोर्स है, और एक ये 250 वाली फोर्स है, तो तीनों को फोर्सेस लिखा, और तीनों फोर्स लिख करके क्या लिखता है, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, इंपल्स ये होता है ना, हाँ। तो टाइम को मैंने कॉमन लेके 4 ले लिया, क्योंकि मुझे 4 सेकंड पे निकालना था, है ना। 4 सेकंड बाद तो कितना होगा, तो 4 सेकंड बाद कितना होगा, तो फोर्स लिख दिया और इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से कैलकुलेट करके वेलोसिटी निकाल दी। तो कितना इजी होगा कि इतने से में हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाई, टाइम मुझे पता था, वेलोसिटी निकालनी थी, और फोर्स में नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल वेरिएबल था, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन थी वेरिएबल थी, उसको हमने इस तरह यहां से कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन कितना इजी बन गया, ठीक है। तो बस यही है कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को परफॉर्म करना एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूं, सेम अप्रोच है,
सेम चीज है, इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, और फिर इंपल्स मोमेंटम यूज करके मुझे टाइम देके रखा हुआ है, मुझे बस फोर्स निकालनी है, इसलिए एक ही फोर्स गिवन थी यहाँ पे, तो एक फोर्स गिवन है तो एक फोर्स को ले लेंगे, और वो कितनी इजी, ये कितनी इजी इक्वेशन है ये, ठीक है। फिर द नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम बेसिकली जब यूज करते हैं इंपैक्ट हो रहा होता है, इंपैक्ट मतलब कि जब कोई बॉल, दो बॉडी आपस में कोलिजन कर रही होती है, कोलाइड कर रही होती है, इन दैट टाइम हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन ये बोलता है कि बॉडी इफ द नेट इंपल्स फोर्स इक्वल टू जीरो, तो मोमेंटम कंजर्व कैसे आ सकता है, मोमेंटम कंजर्व कैसे आ सकता है, यदि मैंने ये देखा तो मेरा जो इंपल्स फोर्स होगा, इंपल्स इक्वल टू चेंज मोमेंटम होगा, यदि मेरे नेट इंपल्स जीरो हो जाए तब मेरा मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या होता है, इफ द नेट इंपल्स इज जीरो, यानी जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे यदि उस पे जो नेट इंपल्स जीरो हो जाता है तो मेरा मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्व होता है, जो इनिशियल मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम भी वही होगा। इसका इंपैक्ट में कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। इंपैक्ट क्या होता है, जब दो बॉडी कोलाइड करती है ना, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, एंड कोलाइडिंग रिलेटिव लार्ज फोर्स विल ईच अदर, एक दूसरे पे एक लार्ज फोर्स एक्ट करती है जिसकी वजह से कोलिजन होता है, और फिर कोलाइड होने के बाद वापस वो सेपरेट हो जाती है, और फिर जिस मोशन से वो ट्रैवल करती है उस मोशन से ट्रैवल कर रही होती है, डिपेंडिंग अपॉन की इंपैक्ट कौन सा हो रहा है। तो एक बार टाइप ऑफ इंपैक्ट भी पढ़ लेते हैं। हम बस दो जगह इंपैक्ट होते हैं, एक होता है सेंट्रल और एक होता है इसेंट्रिक। सेंट्रल में क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है ऑब्लिक। डायरेक्ट में क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल एक दो बॉडी थी, ये एक बॉडी की बॉडी दोनों हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है ना, और ये वाली बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी इतनी फास्ट है इज कंपेयर टू दिस, तो क्या करेगी, कुछ टाइम बाद ये इसको कोलाइड कर जाएगी। जब कोलिजन अलोंग द सेंटर होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेंटर इंपैक्ट। ऑब्लिक क्या होता है कि सपोज करो एक बॉल यहां से आई, एक बॉल यहां से आई, इस डायरेक्शन आई, और वो इंपैक्ट कर रहे हैं अलोंग द सेंटर, नहीं परपेंडिकुलर सेंटर, यानी उनका जो इंपैक्ट हो रहा है वो अलोंग द, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है मतलब वर्टिकल, अलोंग द मोशन नहीं, मतलब अलोंग द मोशन नहीं हो रहा, इंपैक्ट जो है वो उस हॉरिजॉन्टल या उसके सेंटर के अबाउट इंपैक्ट नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं ऑब्लिक। सेंट्रल में क्या होगा कि वो उनका जो इंपैक्ट होगा वो सेंटर के अबाउट होगा, उनके जो सेंट्रल एक्सिस है उसके अबाउट इंपैक्ट होगा। ऑब्लिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर टर्म आती है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन क्या है कि जब एक बॉडी टकरा रही है, जब वो टकराती है वो डिफॉर्म होती है, और डिफॉर्म होने के बाद फिर वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन गेन करती है, तो जब वो डिफॉर्म होती है तो वहां पे आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी ई। अब ई की वैल्यू क्या है, डिपेंड अपॉन की बॉडी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली प्लास्टिक है, क्या है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब कि बॉडी जब पहले बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी होगी v1 v2, आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी होगी v1 डैश v2 डैश। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब कि पहले वाली वेलोसिटी को बोला वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, टकराने के बाद को बोला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पर कौन है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी ई जो होता है वो डिपेंड अपॉन की बॉडी कैसी थी, परफेक्टली इलास्टिक थी, परफेक्टली प्लास्टिक थी। परफेक्टली इलास्टिक मतलब ई की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी ई की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है, और परफेक्टली प्लास्टिक में क्या होता है ई की वैल्यू 0 हो जाती है, ई की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है, ई की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है जब परफेक्टली बॉडी प्लास्टिक है, इन दैट केस। इसका मतलब ये है कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो मतलब है कि परफेक्टली प्लास्टिक मतलब कि बॉडी जिस वेलोसिटी टकराई थी, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी वही सेम रहती है, v1 v2 v1 v2 सेम ही रहती है, बेसिकली कहने का मतलब ये होता है, ठीक है। हाँ, अब ये तो थ्योरी थी, लेकिन क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करें, तो क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए दो स्टेप्स दिमाग में रखना है। कभी भी कोलिजन वाला क्वेश्चन आता है हमें सिर्फ दो इक्वेशन यूज करनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला इक्वेशन कौन सी, कंजर्वेशन मोमेंटम। हमें बोला दो बॉडी टकराई, कोलिजन वाला क्वेश्चन है, तो हमें मोमेंटम ऑफ कंजर्व यूज करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलते हैं कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम लिखना है,
और कोलिजन के बाद का मोमेंटम लिखना है और दोनों को कंजर्व कर देना है ना। तो पहली इक्वेशन बनाएंगे कंजर्वेशन मोमेंटम की और दूसरी बनाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। ये दो इक्वेशन बनाएंगे और इन दोनों इक्वेशन से हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो जब भी इंपैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा, कोलिजन वाला क्वेश्चन आएगा, सिर्फ दो इक्वेशन बनानी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, क्वेश्चन कैसा भी हो। जैसे ये क्वेश्चन था, मुझे बोला है दो बॉडी है, एक बॉडी है 2 kg की, एक बॉडी 3 kg की, एक की वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकंड, एक की वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड। इसकी डायरेक्शन यहां पे, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। टकराएगी, टकराने के बाद मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन मूव करेगी, मैंने एज्यूम कर लिया कि दोनों सेम डायरेक्शन मूव करेगी। क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, सिर्फ दो स्टेप से पहला स्टेप था कि मोमेंटम कंजर्व करना है। मैंने इनिशियल मोमेंटम लिखा, मैंने फाइनल मोमेंटम लिखा, है ना। टकराने से पहले इन दोनों की मोमेंटम लिख दिया, मास यूनिट वेलोसिटी m1v1 प्लस m2v2, और टकराने के बाद m3v3 m4v4। ऑब्वियसली मास तो वही आएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहां से मैं एक इक्वेशन बना लूंगा, माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मैंने कहां से बनाई थी, मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बनाना, क्योंकि मैं पहले बोला परफेक्टली इलास्टिक है, ई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। परफेक्टली इलास्टिक में ई की वैल्यू 1 होती है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू में 1 के बराबर। अब जानना, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है, साइन का ध्यान रखना पड़ता है। जो बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लेंगे उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, जो नेगेटिव डायरेक्शन में है उसकी वेलोसिटी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो कौन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मोमेंटम की वैल्यू पुट करते वक्त भी साइन का ध्यान रखेंगे, और जब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तब भी वेलोसिटी का साइन का ध्यान रखूंगा। वेलोसिटी की जो वेलोसिटी है उसका साइन पॉजिटिव लेना कि नेगेटिव लेना, ठीक है। दोनों इक्वेशन परफॉर्म करूंगा तो दोनों इक्वेशन में अप्लाई करूंगा COM यानी मोमेंटम कंजर्वेशन और कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन। मुझे दो इक्वेशन मिलेगी, दो इक्वेशन होगी, दो वेरिएबल होंगे, सॉल्व करेंगे और वहां से वेलोसिटी गेट कर लेंगे। कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ दो इक्वेशन यूज करनी है, इनसे इक्वेशन बनाओ और वेलोसिटी गेट करो। जैसे मुझे वेलोसिटी मिलेगी, अब आगे क्या बोला, मुझे बोला था कि लॉस इन काइनेटिक्स बताइए। तो काइनेटिक्स में लॉस निकालना है, तो लॉस कैसे निकालेंगे, पहले इनिशियल काइनेटिक्स निकालते हैं, फिर फाइनल निकालते हैं, और फिर दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने वही किया, मैंने बिफोर इंपैक्ट काइनेटिक एनर्जी निकाली। तो मैंने पहले वाले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखी, पहले वाले पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी वो लिखी 12mv²। फिर मैंने दूसरे वाली जो बॉल थी उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी 12mv²। दोनों की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर ली, यहां पे रखती। फिर आफ्टर इंपैक्ट मुझे फाइनल वेलोसिटी मिल चुकी थी, मैंने आफ्टर इंपैक्ट दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। जब मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों निकाल ली, नाउ लॉस निकालना था। तो लॉस क्या होता, फाइन इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में इनिशियल इनटू 100, है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसने इंपैक्ट करने के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं इनिशियल में स्टार्टिंग में उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। सपोज करो 20, जैसे यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.3, देखो 0.5 0.3, तो कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होगी। 0.2 एनर्जी लॉस, 0.2 एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होगी इसमें। तो वही होता है कि इनिशियल बहुत ज्यादा होती है, फाइनल बहुत कम होती है। तो यदि कभी भी लॉस निकालना हो तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन में इनिशियल इनटू 100 से यहां से हम लॉस निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस आया, ठीक है। बस ये चीज हमें सोचनी है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशन को यूज करना है, ठीक है, ठीक है। दो इक्वेशन को मैं परफॉर्म करके मुझे वेलोसिटी निकाल देनी है, और वेलोसिटी मिल गई तो वहां से मैं फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं। दोनों पार्टिकल्स की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों पार्टिकल्स की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर लॉस पूछेगा तो लॉस भी निकाल सकते हैं ना। इससे टफ कोई क्वेश्चन नहीं आता कोलिजन के अंदर, है ना। ज्यादातर वो आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछ लेगा, फाइनल पूछ लेगा, इतने ही एक्स्ट्रा पूछ सकता है, इससे एक्स्ट्रा पूछेगा नहीं, ठीक है। तो बस यही है कि जितने मेथड से सारे मेथड हमने कवर कर लिए, है ना, चारों मेथड्स कवर कर लिए हमने, ठीक है। और सारे के सारे कोलिजन वोलिजन सब देख लिया, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। हमने काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों देख लिए। काइनेटिक्स में सिर्फ वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन डील करते हैं, वहीं पे काइनेमेटिक्स में हम फोर्स से डील करते हैं, है ना। और फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका देखा, तीनों मेथड्स हमने देखे, है ना। फिर हमने लास्ट में कोलिजन भी देख लिया। तो कंप्लीट करते हैं आज का लेक्चर। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स शेयर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।